गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को साइंस के 6 चैप्टर आप लोगों को अब तक कंप्लीट कराए हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने उनको याद भी किया होगा, अपनी फेयर कॉपी में उनके बारे में नोट डाउन भी किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अपना जो अगला जो चैप्टर में शुरू कराने जा रहा हूं वो है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। यानी कि जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, यानी कि पौधे और जंतुओं को बचाना। इनके हमारे जीवन में क्या आवश्यकताएं हैं कि हमें इनकी अत्यधिक आवश्यकता होने के कारण हम इनको बचाना पड़ रहा है, क्योंकि पौधे और जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को एक तरीके से बनाए रखने का, संतुलित बनाए रखने का ये कार्य करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि है ना, कोई व्यक्ति किसी भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे वातावरण के साथ में छेड़छाड़ करता है, तो ऐसी प्रक्रिया में वनस्पति और प्रकृति हम लोगों से उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बदला जरूर लेती है। डियर स्टूडेंट्स, इनमें हम देखते हैं कि प्रकृति का संरक्षण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रकृति संरक्षित और सुरक्षित रहेगी तो जीव जंतु संरक्षित और सुरक्षित रहेंगे, मानव जाति संरक्षित और सुरक्षित रहेगी। लेकिन यदि हम लोगों ने प्रकृति के साथ में यदि किसी भी प्रकार का कोई दोहन करने का प्रयास किया या विनाश करने का प्रयास किया, तो प्रकृति जीवों से सीधा सा है कि वो बदला जरूर लेती है। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग वनोन्मूलन और इसके कारणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि है कि वनोन्मूलन यानी कि वनों को उन्मूलित कर देना, वनों को धीरे धीरे समाप्त कर देना। वनोन्मूलन होता क्यों है, क्या कारण है कि इसके द्वारा वनोन्मूलन और इसके कारण, यानी वनोन्मूलन होता क्या है, मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पेड़ पौधे और वनों को काटना शुरू कर दिया। तो इसको पेड़ पौधे काटना शुरू करने के पीछे जो कारण थे वो क्या थे? अत्यधिक कारणों में जो आता है, इसका जो मूल कारण है आवास के लिए भूमि की उपलब्धता। नंबर 1, आवास के लिए भूमि की उपलब्धता क्या होती है कि हम लोग जिस आवास में जहां पर रहते हैं वहां पर हमें रहने के लिए अत्यधिक भूमि की आवश्यकता, क्योंकि है ना, प्रकृति के ऊपर जनसंख्या विस्फोट यानी अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रही है। अत्यधिक जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसके लिए अत्यधिक आवास की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए मानव जाति ने पेड़ पौधों को काट करके अपने आवास के लिए भूमि आवास योग्य बनाई। दूसरा है ईंधन के लिए प्रयोग करना। ईंधन में हम लोग क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधों को काटने के बाद में उनका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बाद में फर्नीचर के रूप में भी करते हैं। फर्नीचर, कास्ट का फर्नीचर के रूप में उपयोग किया जाता है। लकड़ी के बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं। इमारती लकड़ी के रूप में इमारतें, भवनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इन उपयोगों के कारण हम लोगों ने क्या किया कि पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे प्रकृति से पेड़ पौधे कटते चले गए, कम होते चले गए, और कटते हुए चले जाने के कारण वनोन्मूलन हुआ, जिसके कारण प्रकृति के अंतर्गत असंतुलन पैदा हो जाता है। असंतुलन पैदा हो गया। इनका जो मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है डियर स्टूडेंट, वो पड़ता है वर्षा, यानी कि भूमि के अंतर्गत इन अत्यधिक पेड़ पौधों को काटने के कारण क्या हो गया, औसत तापमान में वृद्धि हो गई। औसत तापमान में वृद्धि, जब औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, औसत तापमान में वृद्धि होने के बाद में भूमि पर अत्यधिक तापमान में वृद्धि हुई, तो अत्यधिक तापमान के कारण मृदा के वायु वातावरण के अंतर्गत जो वायुमंडलीय जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में अत्यधिक जो विक्षोभ उत्पन्न होता है जल का, उसके कारण वो विक्षोभ उत्पन्न ना होने के कारण है ना, वर्षा की औसत मात्रा में कमी आ गई। और वर्षा की औसत मात्रा में कमी आने के कारण मृदा में उपजाऊपन, ह्यूमस की मात्रा भी कम हो जाती है, और धीरे धीरे वो किस में बदल जाते हैं, मरुस्थल में बदल जाते हैं। तो ये अत्यधिक लंबे समय तक किसी स्थान विशेष पर वर्षा ना होना, किसी स्थान विशेष पर वर्षा का लंबे समय तक किसी स्थान पर वर्षा का ना होना क्या कहलाता है, सूखा कहलाता है। बात आती है मरुस्थलीकरण की। जब अत्यधिक लंबे समय तक बरसात नहीं होगी तो भूमि कैसी हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, अनुपजाऊ, और ह्यूमस की मात्रा हो जाएगी उसमें कम। ह्यूमस की मात्रा भी क्या हो जाएगी,
कम हो जाती है। जब लंबे समय तक बरसात नहीं होती तो ऐसी कंडीशन में मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। ह्यूमस की मात्रा कम होने के कारण जो मृदा के जो अंतर्गत जो कणों की स्थिति है वो रेत के रूप में बदल जाती है, रेत के रूप में। ये प्रक्रिया होती है मरुस्थलीकरण। तो इसका जो मूल कारण है वो क्या रहा? वनोन्मूलन ही रहा, यानी पेड़ पौधे काटने के कारण सूखे की मार झेलनी पड़ती है, मरुस्थलीकरण की मार झेलनी पड़ती है। इसके कारण इसका जो मूल जो कार्य होता है वो भारत जैसे देश के अंतर्गत सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 2/3 आबादी यानी लगभग 75% यहाँ की आबादी कृषि पर आधारित है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब जब यदि बरसात नहीं होगी तो यहाँ इस आबादी के लिए आर्थिक समस्याएं अत्यधिक पनपने लग जाती हैं। आवास के लिए भूमि की अब यहाँ पर क्या है, वनोन्मूलन के कारण जो मैंने इसके कारण बताए, इन कारणों में ये था। इनके यदि हम परिणामों की बात करें तो परिणामों में ठीक इसके यही परिणाम आते हैं कि अत्यधिक मात्रा में यदि पेड़ पौधों को काटा जाए तो उनके कारण क्या होगा, सूखे जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, मरुस्थलीकरण देखने को मिलेगा, अत्यधिक मात्रा में मरुस्थल पैदा हो जाएगा। तो इनमें इनके बाद में आता है जैव मंडल। तो जैव मंडल होता क्या है, इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन का, अत्यधिक पेड़ पौधों काटने का। वायुमंडल में हम पेड़ पौधे काटते चले जाएंगे, ऑक्सीजन की दर में कमी आ जाती है। जैव मंडल होता है जहां पर जीव सुरक्षित होते हैं, जीव पाए जाते हैं, यानी कि वह स्थान विशेष जहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, वो उसका जीव मंडल है। या वह आवरण जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं वो आवरण उसका जीव मंडल या जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल में जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे जीवों के अंतर्गत आते हैं, जीव जंतु भी जीवों के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जैव मंडल के स्रोत हैं। उनके बाद में आता है जैव विविधताएं। भारत में अनेकताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। यहाँ पर भारत के अंतर्गत सभी राज्यों में और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती हैं, जलवायु में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो लेकिन यहाँ पर फिर भी वातावरणीय विभिन्नताओं पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो पेड़ पौधे और इन्हीं का पड़ता है। इसलिए हमें सबसे जो बड़ी आवश्यकता होती है डियर स्टूडेंट वो होती है कि जीव जंतुओं को बचाए रखना, उसके साथ साथ जैव विविधताओं को भी समाहित करके बचाए रखना। जैव विविधता में जीवों की विविधता यानी कि किसी भी स्थान विशेष पर विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैव विविधता को यदि हम देखें तो भारत के अंतर्गत से एक भाग मरुस्थल का भी पाया जाता है, मरुस्थल भी है, एक भाग ठंडा होता है जहाँ पे शीत आवास भी होता है एक तरीके का, एक भाग अत्यधिक यहाँ की जो जलवायु होती है वो सम जलवायु होती है। और यहाँ पे जैसे जैसे आवास है उन्हीं आवासों के आधार पर वहां पर पाई जाती है विविधताएं। जैसे यहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो सब अलग पाए जाएंगे। यहाँ के जो जीव जंतु और पेड़ पौधों में मैं कह दूं जैसे रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उस वनस्पति के पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो अत्यधिक नीचे तक चली जाती है। श्वसन क्रिया के दर के लिए उनमें क्या होता है कि जड़ें अत्यधिक मात्रा में गहराई से ही जल को ग्रहण करती हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। उसके अलावा पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ये देखने को मिलता है। जैव विविधता में यदि हम देखें वहाँ के जीव जंतुओं की बात तो वहाँ पर कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनका जो शारीरिक त्वचा का जो रंग होता है वो मृदा के भूरे रंग का होता है। उसके अलावा पानी की कमी होने के कारण वहाँ के जो जीव जंतु अत्यधिक मात्रा में पानी कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। दूसरी बात आती है शीतावास की। शीतावास में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके त्वचा के नीचे फैट्स यानी वसा की लेयर यानी परत पाई जाती है। इस परत के कारण उनको शीत का आभास कम होता है। अगर इन जंतुओं को यहाँ पर रख दिया जाए, यहाँ के जंतुओं को यहाँ पर रख दिया जाए तो एक दूसरे पे नहीं रह पाएंगे। तो देख कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जैविक विविधताएं पाई जाती हैं। तो ये जैव विविधताएं यानी कि जीवों में पाई जाने वाली विविधताएं होती हैं। इनके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जैविक संरक्षण करना पड़ता है, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण का मतलब क्या है, वनों को भी बचाना और वन्य प्राणियों को भी बचाना। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी 1972 और 1974 ये दोनों अधिनियम बनाए गए। 1972 जो बनाए गए उसमें वन और वन्य प्राणियों को वन्य जीवों को संरक्षित करना था, लेकिन उसके साथ साथ वनस्पति का संरक्षण भी कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में 1972 के साथ में 1974 यानी 1974 जो है ये भी वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए लागू किया गया। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के अभ्यारण्यों का निर्माण किया गया जिनमें वन्य जीव अभ्यारण्य कहे जाते हैं।
राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया। वन्य जीव अभ्यारण्य होते क्या है, जहां पर ऐसे जीव जो एक तरीके से सभी ऐसे स्थान विशेष तैयार किए जाते हैं जहां पर कुछ विशेष जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनमें जैसे हम कहते हैं कि सरिस्का, इसके अंतर्गत बाघों के संरक्षण के लिए उसको बनाया गया। रणथंभौर वो भी बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया। तो ये बाघों के संरक्षण के वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को सुरक्षित अवस्था में रखा जाता है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, पेड़ पौधे भी सुरक्षित, वह स्थान क्षेत्र जहाँ पे पेड़ पौधे भी सुरक्षित होते हैं और जीव जंतुओं को भी सुरक्षित रखा जाता हो, वो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर किसी स्थान का जहां पर हॉटस्पॉट एरिया होता है, जहां पर उन स्थानों पर इसको जैव मंडल आरक्षित है, जीवों को बचाए रखने के लिए, विशिष्ट प्रजातियों को बचाए रखने के लिए उसको भारत सरकार के द्वारा एक विशेष क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। वो क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट, इसमें वनोन्मूलन के कारण, इसके परिणाम, जैव मंडल किसे कहते हैं, जैव विविधताएं क्या होती हैं, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण क्या है। इनमें वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की यदि हम बात करें तो ये 3 प्रकार से इनका विभाजन होता है। मैं फिर एक बार कहूंगा, वनोन्मूलन यानी कि वनों को काटना। वनों को काटने के मूल कारण क्या रहे, तो वनों के काटने के जो मूल कारण रहे हैं डियर स्टूडेंट, उनमें मुख्य कारणों में आता है कि हम लोगों के द्वारा अत्यधिक बढ़ती हुई आबादी इसका मुख्य कारण है। अत्यधिक जनसंख्या है, तो अत्यधिक जनसंख्या के लिए आवास के लिए भी अत्यधिक आवश्यकताएं होंगी, भोज्य पदार्थों के लिए भी अत्यधिक आवश्यकताएं होती, तो आवास और भोज्य पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो इनको बचाए रखने के लिए, वायुमंडल को बचाए रखने के लिए जितना हो सके उतना हम लोगों के द्वारा वृक्षारोपण किया जाए, ताकि वायुमंडल के अंतर्गत असंतुलन पैदा ना हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे का जो टॉपिक है इसका मैं कल कराऊंगा। आप लोग यहाँ तक इसमें आप लोग पढ़ सकते हो कि वनोन्मूलन क्या होता है, वनों को काटना ही वनोन्मूलन कहलाता है। क्यों काटे जाते हैं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटना ही वनोन्मूलन होता है। उनमें काटने का मूल कारण क्या था, आवास के लिए भूमि की उपलब्धता, ईंधन के लिए पेड़ पौधों को काटना, इमारती लकड़ी के लिए पेड़ पौधों को काटना, विभिन्न प्रकार के बांध निर्माण किए गए उनके लिए पेड़ पौधों को काटना। तो ये सभी प्रकार इसके मुख्य कारण रहे। सूखा क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर लंबे समय तक यदि बरसात नहीं होती तो वो सूखा कहलाता है। मरुस्थलीकरण क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर यदि वर्षा ना हो तो उस स्थिति में मृदा के अंतर्गत ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, जिससे भूमि में उर्वरक क्षमता कम हो जाती है और वो स्थान एक तरीके से अनुपजाऊ भूमि परिवर्तन हो जाता है, जो मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसके बाद में जैव मंडल क्या होता है, तो जैव मंडल जहाँ पर ऐसा स्थान विशेष जहाँ पर जीव पाए जाते हैं वो जैव मंडल कहलाता है। जैव विविधता यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव, विभिन्न प्रकार के जीवों की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, वही जैव विविधता कहलाती है। जिन स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जैव विविधताएं देखने को मिलती है, पेड़ पौधे अलग अलग मिलते हैं, जीव जंतु अलग अलग मिलते हैं। इनके बाद में वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात आती है, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बचाए रखना। इनको बचाए रखने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव आरक्षित क्षेत्र इनका निर्माण किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो आशा करता हूं ये टॉपिक आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे डियर स्टूडेंट इस टॉपिक को आप अपनी फेयर कॉपी में यहाँ तक के इसको नोट डाउन करें। यहाँ से आगे मैं कल कराऊंगा। धन्यवाद।